Assalamu alaikum everyone. Welcome to your own channel Madiha Chemist and welcome to a new video of chemistry of first year chapter number 1. So viewers, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जी आज हम पढ़ेंगे स्टिशियोमेट्री भी कहा जाता है, इसे स्टिकियोमेट्री भी कहा जाता है. whatever you want to say you can. सो हम देखते हैं जी सबसे पहले तो स्टिशियोमेट्री या स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन को. होती क्या है ये टर्म? तो जो स्टूडेंट, स्टिशियो का मतलब होता है एलिमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स की मेजरमेंट करेंगे. मतलब वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे. क्वांटिटेटिव मतलब कि हम जो एलिमेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी अमाउंट देखेंगे कि हमने कितना रिएक्टेंट यूज़ किया या कितना प्रोडक्ट यूज़ किया या कितना हमें प्रोडक्ट मिला. तो जी हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. लेकिन कैसे, किसके ज़रिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में. तो जी ये हमारी स्टिशियोमेट्री की डेफिनेशन अगेन सुन लें. हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रही है उसे स्टिशियोमेट्री कहा जाता है. अब एग्जांपल देख लेते हैं जी. हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन ली और नाइट्रोजन. हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रिएक्शन से जी हमें मिला अमोनिया. अब हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए. तो जी स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है कि जितने हमने रिएक्टेंट्स के मोल्स लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के मोल्स लेंगे. हाइड्रोजन है जी, एक हाइड्रोजन है. अगर हाइड्रोजन देखें तो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के. यहाँ पे देखें तो कितने हैं, 3. ठीक है. अब नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2. तो यहाँ पे नाइट्रोजन है 1. हमने क्या किया, नाइट्रोजन को बैलेंस किया बाय 2. अब हाइड्रोजन कितने हो गए, अब नाइट्रोजन तो हो गया सेटिस्फाई, हाइड्रोजन हो गए 6. तो यहाँ पे जब हम 3 लगाएंगे तो 3 2 6 हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो जाएंगे. मतलब कि जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए उतने हमें प्रोडक्ट्स मिले. हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेटिस्फाई करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो ही हम इनके दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी कर सकेंगे. अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये जो कोफिशिएंट हैं 3, 1, 2, ये क्या बताते हैं? ये कोफिशिएंट्स बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स. जी 3 हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स हैं, 1 नाइट्रोजन का मोल लिया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, और 2 अमोनिया के मोल्स मिले. फिर ये कोफिशिएंट बताते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर ये कोफिशिएंट बताते हैं रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. मतलब हमारे पास जो रेशियो आई, रिएक्टेंट्स हमने लिए 3:1 और प्रोडक्ट हमें मिला 2 रेशियो में. तो इस तरह हमें इन कोफिशिएंट से बेसिकली पता चलता है कि हमने कितने रिएक्टेंट्स के मोल्स लिए और कितने प्रोडक्ट्स के मोल्स मिले. और बेसिकली हम इन कोफिशिएंट्स के ज़रिए ही अपनी इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. और जब तक स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी हम स्टिशियोमेट्री को डिस्कस नहीं कर सकते, हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी नहीं कर सकते थ्रू इक्वेशन. अब जी हमें इस स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी इसकी बहुत मेजर, एक तो अगर हम देखें नीड है जी इंडस्ट्री में. कैसे? हम कहते हैं जी सपोज़ हमें 100 ग्राम अमोनिया प्रिपेयर करना है, तो हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा, हम इक्वेशन को देख के बताएंगे कि जी हमें अगर 100 ग्राम अमोनिया प्रिपेयर करना है तो मतलब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कितने कितने ग्राम्स लें.
तो हम अमोनिया को प्रिपेयर कर सकेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं जी लिमिटेशंस की। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि जी केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या होती हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है कि जी हदूद क्या है, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू नहीं बता सकते। एक इक्वेशन मेंशन है, जैसे अभी मैंने पीछे एक इक्वेशन मेंशन की है, क्या हम इस इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को किन कंडीशन इस रिएक्शन को किन कंडीशंस के अंडर परफॉर्म किया गया है, क्या प्रेशर लिया गया, क्या टेम्परेचर लिया गया, नहीं बता रहे ना इस इक्वेशन में। या हम इस इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं कि हमारे रिएक्शन का रेट क्या है, नहीं बता सकते ना। तो इस तरह ये कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम केमिकल इक्वेशन से कंडीशंस हमें नहीं पता चलती, हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलता, फिर हम कुछ केमिकल इक्वेशंस राइट तो कर देते हैं पेपर पे, लेकिन असल में वो चेंज अक्कर ही नहीं हो सकता। मतलब वो सिर्फ पेपर वर्क हम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली वो परफॉर्म हम नहीं कर सकते होते रिएक्शन को। तो ये कुछ लिमिटेशंस है केमिकल इक्वेशंस की। अब स्टिशियोमेट्री जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अजम्पशंस आई, क्या अजम्पशंस दी गई स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जी दो अजम्पशंस थी हमारे पास। एक तो ये कहा गया कि तमाम रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा ये कहा गया कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अगर इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंस होगी तो जाहिर सी बात है जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, तो तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए, तो साइड रिएक्शन की तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तभी हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी ना, जब जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स मिले। जितना मैस रिएक्टेंट्स में है उतना हमें प्रोडक्ट्स में अगर मैस मिल रहा है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ये एजम्पशंस थी कि हम तभी स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, तभी हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आती है। अब जी आता है क्वेश्चन कि किन लॉज को ओबे करते हुए हम स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो जी दो लॉज हैं जिनको ओबे किया जाता है। पहला लॉ है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, आपका जाना पहचाना लॉ कि जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि हमें केमिकल रिएक्शन में ना ही कोई मैस क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, मैस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या हम कहते हैं कि जी जितना रिएक्टेंट का मैस है कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है, एक ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन हो गया 32, टोटल हो गया जी 44 ग्राम रिएक्टेंट्स। अगर हम देखें प्रोडक्ट्स कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 टू 32, तो ये हो गया जी 44। या हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है जितना हमने मैस रिएक्टेंट्स का लिया उतना ही हमें मैस प्रोडक्ट्स का मिलेगा। सो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मैस ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि टोटल जो मैस है वो सेम रहा। ठीक है, टोटल जो अमाउंट है उसमें कोई भी हम कहते हैं कि कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ, टोटल जितना रिएक्टेंट्स का मैस है उतना ही प्रोडक्ट का मैस कंजर्व हो गया, तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। जी तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ, वो है जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉज को फॉलो करते हुए स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि जी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन, या अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट बाय वेट सेम रहती है, कोई इससे सरोकार नहीं कि कितनी अमाउंट है या क्या सोर्स है। आसान लफ्ज़ों में अगर इस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जी स्टूडेंट्स ये लॉ कहता है कि मैं वाटर कहीं से भी ले लूँ, आप अपने घर का पानी पिएं, आप अपने कॉलेज जाके पानी पिएं, आप अमेरिका से पानी पी लें, उस पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनेगा। वाटर में हमेशा जो रेशियो होगी ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन
वो जी स्टूडेंट ऑक्सीजन है जी 16, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो वो रेशो होगी 8:1। ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशो क्या होगी 8:1। तो जी ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ऐसा ही है, हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे हम हमेशा CO2 लिखेंगे। ये तो नहीं होगा ना जी हम कह रहे हैं कि जी यहाँ पे CO2 है तो कहीं और कार्बन डाइऑक्साइड CO है, नेवर। और हम हमेशा जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेंगे तो यकीनन क्या है, हमेशा हम कह रहे हैं कि जी मैस जितना रिएक्टेंट का ले रहे हैं उतना ही हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट का मैस मिल रहा है। तो यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर हो गया कि इन 2 लॉज को फॉलो करते हुए आप स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। अब आते हैं जी लास्ट के स्टिशियोमेट्रिक जो कैलकुलेशंस हैं वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जिनको हम किस टाइप के रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू, या किस तरह हम वो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जी पहले अगर रिलेशनशिप देखें मैस रिलेशनशिप, मतलब हमें अगर एक सब्सटेंस का मैस पता होगा तो हम दूसरे सब्सटेंस का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन होगा, ठीक है, गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के थ्रू हम कार्बन और ऑक्सीजन इनका भी मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें अगर कार्बन का मैस गिवन है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मैस अगर गिवन है, क्या आपको इसका मोलर मैस पता है? बिल्कुल पता है। आपने इसके मोल्स निकाल लिए और आप क्या कर सकेंगे, आप कार्बन के मोल्स फाइंड कर लेंगे और फिर मोल्स पता है तो मैस निकल आएगा। तो ये इंशाल्लाह आगे हम न्यूमेरिकल्स में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस पता है तो हम दूसरी सब्सटेंस का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमें एक सब्सटेंस का मैस गिवन है तो हम दूसरी सब्सटेंस के मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने, कर सकते हैं ना। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मैस पता है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड कर लिए और जो मोल्स फाइंड किए आप उससे कार्बन के मोल्स फाइंड कर सकेंगे। लास्ट मेरे कुछ लेक्चर्स में मैंने मेंशन भी किया था, एक पूरा मैंने लेक्चर दिया स्टूडेंट्स जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे कंपैरिजन करते हुए आप मोल्स का फार्मूला यूज़ करते हुए आप डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मतलब आपको अगर एक सब्सटेंस का मैस पता है तो आप दूसरी सब्सटेंस के मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तभी कर सकेंगे ना। या आपको अगर एक सब्सटेंस का मोल पता है तो दूसरी सब्सटेंस के मैस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, अगर मैस आपको पता है एक सब्सटेंस का, आप दूसरी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आप मोल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक सब्सटेंस का मोल पता होंगे तो आप दूसरी सब्सटेंस के मोल्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह हम स्टिशियोमेट्री को हमने डिस्कस किया कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, अब ये देखिए ये सारी जो कैलकुलेशन की हैं, अगर मोल देखें, मैस रिलेशनशिप को हम स्टडी करें तो जी स्टूडेंट्स हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं ना, कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया जी 44 ग्राम या 20 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट आया है, तो हम देख रहे हैं जी कार्बन कितने ग्राम यूज़ हुआ। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ना, हम स्टडी कर रहे हैं किसको यूज़ करते हुए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। और हमने देखा कि जी इस इक्वेशन से हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो मिलते हैं लेकिन हम रिएक्शन की कंडीशन नहीं बता पा रहे, हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं समझा पा रहे, फिर कुछ रिएक्शन हम पेपर वर्क पे करते हैं जो प्रैक्टिकली नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट स्टिकियोमेट्री। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जितना आप इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।